सोचिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो किसी आम से रेस्टोरेंट के पनीर टिक्का का एक साधारण सा बिल स्कैन कर रहा है। हाँ, और उन छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स को जोड़कर अचानक से 70,000 करोड़ रुपए का टैक्स घोटाला पकड़ लेता है। बिल्कुल। मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। एकदम सही कह रही हैं आप। और आज 20 मार्च 2026 है। हाँ, और आज हमारे पास न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का एक बहुत बड़ा ढेर है। हमारा मिशन बस एक है, इस पूरे शोरगुल को हटाना और सिर्फ उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को निकालना जो एक गंभीर तैयारी करने वाले के लिए मायने रखते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में ना सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। हर तरफ बस जानकारी ही जानकारी है। बिल्कुल ओवरलोड एकदम। हाँ। लेकिन एक सच्चे लर्नर के लिए चुनौती ये जानना नहीं है कि क्या हुआ। असली चुनौती है डॉट्स को कनेक्ट करना और ये समझना कि वो क्यों हुआ। सही बात है। वर्तमान और भविष्य की नीतियों पर कैसे पड़ने वाला है। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन चर्चा वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में दागी गई एक मिसाइल हमारी अर्थव्यवस्था को हिला देती है और कैसे अंतरिक्ष में हमारी सामरिक आत्मनिर्भरता सिर्फ एक घड़ी पर टिकी हुई है। और ये भी कि कैसे एआई हमारे पूरे प्रशासन को बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे से शुरुआत करते हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से मतलब पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। आप मिडिल ईस्ट वाले संकट की बात कर रही हैं ना। हाँ, मेरा मानना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन ना किसी ताश के पत्तों के घर जैसी होती है। अगर आप नीचे से एक भी पत्ता खींच लें तो पूरा का पूरा ढांचा भरभरा कर गिर जाता है। बिल्कुल, और ईरान और इजराइल के बीच जो अभी तनाव चरम पर पहुंचा है उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि मिडिल ईस्ट के एक हिस्से में ये जो संघर्ष हो रहा है इसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार और एक आम आदमी की जेब पर इतनी तेजी से कैसे हो रहा है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस ताश के घर की नींव को देखना होगा। इस मामले में वो नींव है वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति यानी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई, जो कि बहुत क्रिटिकल है। हाँ, असल में हुआ ये है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया है। अच्छा। अब ये कोई साधारण गैस फील्ड नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा भंडारों में से एक है। तो जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठने वाला था। बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब और यूएई के जो प्रमुख ऊर्जा ठिकाने हैं उन पर जवाबी मिसाइल हमले कर दिए। बाप रे। अब आप खुद सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र में मिसाइलें उड़ रही हों तो बाजार का घबराना तो स्वाभाविक है ना। और इसी घबराहट का नतीजा हमने देखा। मतलब कच्चे तेल की कीमतें अचानक $114 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर को पार कर गईं। $114, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। एकदम नहीं। और जैसे ही ये खबर आई ना, भारतीय शेयर बाजार में तो जैसे हाहाकार मच गया। निफ्टी 3% से ज्यादा गिरकर 23,000 के करीब आ गया। हाँ, मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह क्रैश हो गया। और अगर मैं इसे एक आम नागरिक या अर्थशास्त्र के नजरिए से देखूं तो हम अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं। सही कहा। तो जब तेल $114 का हो जाएगा तो सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स महंगा होने से हर एक चीज महंगी हो जाएगी। मतलब सीधा असर महंगाई पर। बिल्कुल। और इस संकट की जो गंभीरता है ना, वो सिर्फ इन उत्पादन ठिकानों पर हुए हमलों तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा भौगोलिक पहलू भी है। भौगोलिक पहलू? आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं? हाँ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये ओमान और ईरान के बीच एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। ये वैश्विक तेल व्यापार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है, जहां से शायद बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है तेल का। दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। अब जब आप इस रास्ते को ही बंद कर देते हैं तो तेल भले ही मौजूद हो, वो उन देशों तक पहुंच ही नहीं सकता जिन्हें उसकी जरूरत है। ये तो कूटनीतिक रूप से भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। मतलब भारत लंबे समय से खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों और इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते जो एफटीए है उस पर बातचीत कर रहा था। हाँ, वो वार्ताएं चल रही थी। तो अब जब ये सभी देश खुद ही एक सैन्य और आर्थिक उलझन में फंसे हैं तो जाहिर है कि ये व्यापारिक वार्ताएं तो ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। एकदम सही। और यही वो जगह है जहां भू राजनीतिक अस्थिरता किसी भी देश की आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे खतरे में डालती है। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम अपनी सप्लाई चेन के लिए सिर्फ एक क्षेत्र पर, चाहे वो मिडल ईस्ट ही क्यों ना हो, उस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। बिल्कुल,
हमें अपनी ऊर्जा और व्यापारिक साझेदारियों का विविधीकरण करना ही होगा। लेकिन देखिए, जब तक ये डाइवर्सिफिकेशन होता है तब तक जो लोग इस मौजूदा संकट में फंस गए हैं उनका क्या? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मैंने पढ़ा था कि सरकार ने निर्यातकों को बचाने के लिए, खासकर जो हमारे छोटे और मध्यम उद्योग हैं MSME, उनके लिए 497 करोड़ रुपए की एक योजना की घोषणा की है। हाँ, इसे रिलीफ स्कीम नाम दिया गया है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ये कैसे काम करेगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आप सोचिए, सूरत या तिरुपुर का कोई छोटा निर्यातक है, उसने अपना माल पानी के जहाज से यूरोप या मिडिल ईस्ट भेजा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण उसका माल बीच समुद्र में फंसा हुआ है। हाँ, डिलीवरी तो होगी नहीं। डिलीवरी नहीं होगी तो उसे खरीदार से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों को तो वेतन देना ही है, बैंक का जो कर्ज है उसकी EMI चुकानी है। तो ऐसी स्थिति में तो वो MSME रातों रात दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल, और यहीं पर ये रिलीफ योजना काम आएगी। ये ऐसे निर्यातकों को एक क्रेडिट बीमा कवर यानी क्रेडिट इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगी। अच्छा, तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। हाँ, ये सुनिश्चित करेगी कि वैश्विक संकट के इस झटके से हमारे जो छोटे उद्योग हैं वो पूरी तरह नष्ट ना हो जाएं। ये तो बहुत जरूरी था। खैर, ये तो बात हुई जमीन और समुद्र पर हमारी निर्भरता और कमजोरियों की। लेकिन मुझे लगता है हमारी ये कमजोरियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा ऊपर देखें, मेरा मतलब है अंतरिक्ष की ओर, तो वहां भी हमारी आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी परीक्षा चल रही है। आप नाविक की बात कर रही हैं? हाँ। देखिए, जब भी मैं सामरिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात सोचती हूँ ना, हाँ। तो मुझे 1999 के कारगिल युद्ध का वो वाकया याद आता है। वो एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था हमारे इतिहास में। बिल्कुल। तब हमें अपने ही पहाड़ों पर छिपे दुश्मनों की सटीक लोकेशन चाहिए थे। हाँ। और अमेरिका ने अपनी GPS प्रणाली का डेटा देने से साफ मना कर दिया था। हाँ, उन्होंने डेटा एक्सेस रोक दिया था। हम अपनी ही जमीन पर अंधे हो गए थे। हाँ। मतलब उसी दिन हमने तय किया था कि हमें अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम चाहिए। और उसी संकल्प का परिणाम था हमारा नाविक सिस्टम। लेकिन विडंबना देखिए कि आज वही नाविक सिस्टम खुद एक गहरे तकनीकी संकट का सामना कर रहा है। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सच है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। मतलब इसरो तो हमारी सबसे सफल और विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। नाविक में अचानक ऐसा क्या संकट आ गया है? देखिए, समस्या सैटेलाइट के बाहरी ढांचे या उसके लॉन्चिंग में नहीं है, समस्या उसके दिल में है। दिल में? मतलब? नाविक सिस्टम के जो उपग्रह है ना, उनमें रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स लगी होती हैं, और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये घड़ियां लगातार विफल हो रही हैं। एटॉमिक क्लॉक्स? हाँ। आपको ये समझना होगा कि किसी भी नेविगेशन या PNT यानी पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग सेवा को सटीक रूप से काम करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। लेकिन वर्तमान में नाविक के केवल 3 ही उपग्रह पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, ये हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उलझाता है। बताइए। मुझे हमेशा लगता था कि लोकेशन जानने के लिए बस 3 सैटेलाइट्स काफी होते हैं, जिसे हम आम भाषा में ट्रायंगुलेशन कहते हैं। हाँ, ट्रायंगुलेशन मतलब अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। तो फिर ये चौथा सैटेलाइट क्यों जरूरी है, और इन एटॉमिक घड़ियों का इसमें क्या काम है? थोड़ा इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो आसान भाषा में समझाइए। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 3 उपग्रह आपके त्रिआयामी स्थान यानी जो 3D कोऑर्डिनेट्स हैं, X, Y और Z, उनका पता लगा लेते हैं। हाँ, तो फिर चौथे की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष से आपके फोन तक जो सिग्नल आ रहा है ना, वो प्रकाश की गति से यानी स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा करता है। जो कि बहुत तेज है। बिल्कुल। अब सोचिए, प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर तय करता है। अगर सैटेलाइट की घड़ी और आपके रिसीवर की घड़ी में 1 माइक्रोसेकंड का भी अंतर हुआ। 1 माइक्रोसेकंड मतलब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। हाँ, अगर इतने से समय का भी अंतर हुआ तो जमीन पर आपकी लोकेशन में कई किलोमीटर की गलती आ जाएगी। अरे बाप रे! मतलब आप असल में सड़क पर गाड़ी चला रही होंगी, लेकिन मैप आपको किसी नदी के बीच में दिखाएगा। ओहो! मतलब ये पूरा का पूरा खेल समय की सटीक माप का है, लोकेशन का नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। चौथा उपग्रह समय के इसी अंतर को ठीक करने का काम करता है। अच्छा, अब समझ आया। और क्योंकि साधारण घड़ियां इतनी सटीक नहीं होती, इसीलिए इन उपग्रहों में एटॉमिक घड़ियां लगाई जाती हैं, जो परमाणुओं के कंपन से समय मापती हैं। तो हमारे नाविक में यही घड़ियां खराब हो रही हैं? हाँ,
नाविक में NVS-02 का लॉन्च विफल होना और IRNSS-1F की घड़ी का खराब होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि इसके बिना हम वो सटीकता हासिल ही नहीं कर सकते जो सामरिक और नागरिक कार्यों के लिए चाहिए। ये तो वाकई एक गंभीर तकनीकी चुनौती है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, पूछिए। शायद ये थोड़ा तीखा लगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसरो इस समय एक साथ बहुत सारी नावों में पैर रख रहा है? ये एक बहुत ही अहम चर्चा है। मतलब वो नई तकनीक पे रिसर्च भी कर रहा है, विदेशी कंपनियों के कमर्शियल लॉन्च भी कर रहा है, प्राइवेट स्टार्टअप्स को भी संभाल रहा है और गगनयान जैसे विशाल मिशन की भी तैयारी कर रहा है। तो क्या इन सब के बीच इसरो अपने जो मूल रणनीतिक लक्ष्य हैं उनसे कहीं भटक तो नहीं रहा? मैं कहूंगा कि ये कोई तीखा सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी संस्थानगत सवाल है। सच्चाई यह है कि इसरो पर इस समय अत्यधिक दबाव है। वो एक ही समय में तकनीक का डिजाइनर भी है और ऑपरेटर भी। हाँ, वो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका का उदाहरण लें तो वहां GPS प्रणाली को विकसित करने और उसे चलाने के लिए रक्षा विभाग के तहत एक अलग GPS डायरेक्टरेट है। अच्छा, उनका एक अलग डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना है। भारत के पास ऐसी कोई समर्पित ऑपरेटर एजेंसी नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि इसरो को अपना मुख्य काम, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान है, वो करने दें और जो चीजें रूटीन ऑपरेशन बन चुकी हैं उन्हें किसी और एजेंसी को सौंप दे। एकदम सही। और इसीलिए आज भारत में एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून यानी नेशनल स्पेस लॉ की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्पष्ट ढांचा जो ये तय करे कि कौन सी एजेंसी किस काम के लिए जिम्मेदार होगी। सही बात है। जब तक हम ऑपरेशंस और रिसर्च को अलग नहीं करेंगे ना, इसरो अपनी पूरी क्षमता से भविष्य की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही तार्किक बात है। हमें अपने अंतरिक्ष ढांचे को संस्थागत रूप से अपग्रेड करने की जरूरत है। खैर, अब अंतरिक्ष से वापस अपनी जमीन पर आते हैं। बिल्कुल। और अगर हम जमीन की बात करें ना, तो हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था को देखने के तरीके में भी सरकार ने एक बहुत बड़ा अपग्रेड किया है। आप GDP के नए बेस ईयर की बात कर रही हैं? हाँ, इसे हमारे श्रोता ऐसे समझें कि पुरानी GDP गणना एक बहुत ही पुराने ब्लर या धुंधले कैमरे की तरह थी। उससे आपको ये तो दिखता था कि सामने एक अर्थव्यवस्था खड़ी है, लेकिन उसकी जो बारीकियां थी वो गायब रहती थी। बिल्कुल। अब सांख्यिकी मंत्रालय यानी MOSPI उसने इस कैमरे को एक नए 4K कैमरे से बदल दिया है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की एकदम साफ और असली तस्वीर सामने आ सके। आपकी ये ब्लर से 4K कैमरे वाली एनालॉजी ना इस बदलाव को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। शुक्रिया। दरअसल सरकार ने GDP गणना के आधार वर्ष को, जो बेस ईयर होता है, उसे बदल दिया है। पहले हम 2011-12 के आधार वर्ष का उपयोग कर रहे थे, जिसे अब बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। लेकिन इस बदलाव की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी? मतलब 11-12 भी तो ठीक ही था। आप खुद सोचिए, 2011-12 में कितने लोग UPI से पेमेंट करते थे? अरे तब तो UPI था ही नहीं शायद। बिल्कुल। ई-कॉमर्स का आकार क्या था, गिग इकोनॉमी, क्लाउड कंप्यूटिंग या ड्रोन स्टार्टअप्स का तो नामो निशान तक नहीं था। हाँ, वो सब तो पिछले कुछ सालों में ही आया है। पिछले एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। वो पुराना आधार वर्ष इन नए और तेजी से बढ़ते सेक्टर्स को सही से पकड़ ही नहीं पा रहा था। अच्छा, तो बहुत सारा डेटा मिस हो रहा था। हाँ, इसके अलावा इस नई सीरीज में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA के विस्तृत डेटाबेस का उपयोग किया गया है और डबल डिफ्लेशन जैसी उन्नत विधि लागू की गई है। एक मिनट, ये डबल डिफ्लेशन सुनने में किसी भारी भरकम आर्थिक सिद्धांत जैसा लगता है। थोड़ा आसान भाषा में बताइए कि ये क्या बला है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक फर्नीचर की फैक्ट्री है। ठीक है। और आप लकड़ी की कुर्सियां बनाती हैं। हाँ। अब जब हम GDP निकालते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वास्तव में उत्पादन कितना बढ़ा है, वो भी महंगाई के असर को हटाकर। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके। हाँ, पहले हम सिर्फ तैयार उत्पाद यानी आपकी जो कुर्सी है, जो आउटपुट है, सिर्फ उसकी कीमत से महंगाई का असर घटाते थे। लेकिन एक बात बताइए, कुर्सी बनाने के लिए जो लकड़ी मैंने खरीदी, जो मेरा इनपुट है, उसकी कीमत भी तो कम या ज्यादा हो सकती है ना? बिल्कुल, यही तो पकड़ने वाली बात है। हो सकता है बाजार में लकड़ी बहुत महंगी हो गई हो, लेकिन आपने अपनी कुर्सी की कीमत नहीं बढ़ाई। हाँ, कंपटीशन की वजह से। तो अगर हम सिर्फ कुर्सी की कीमत देखेंगे तो हमें अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर नहीं मिलेगी। अच्छा। तो डबल डिफ्लेशन में दोनों को देखते हैं। हाँ।
डबल डिफ्लेशन का मतलब यही है कि हम इनपुट यानी कच्चा माल और आउटपुट यानी तैयार माल दोनों स्तरों पर महंगाई के प्रभाव को एडजस्ट करते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे हमारे जीडीपी के आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय और वास्तविक हो जाते हैं। तो ये नया 4K कैमरा हमें हमारे आर्थिक विकास दर की ज्यादा सच्ची कहानी बताएगा? बिल्कुल। लेकिन अर्थव्यवस्था की बात हो और टैक्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने शुरुआत में एक AI द्वारा पकड़े गए 70,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया था। प्रोजेक्ट इनसाइट। हाँ, ये इनकम टैक्स विभाग का प्रोजेक्ट इनसाइट असल में कर क्या रहा है? देखिए, ये ई गवर्नेंस और टैक्स कंप्लायंस के क्षेत्र में ना एक बहुत बड़ी क्रांति है। इनकम टैक्स विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके ये प्रोजेक्ट इनसाइट चलाया है। ठीक है। और इसके तहत जो इंट्रैक यानी इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन एनालिसिस सेंटर बनाया गया है, उसने केवल रेस्टोरेंट क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण करके 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पर्दाफाश किया है। 70,000 करोड़, और वो भी सिर्फ रेस्टोरेंट सेक्टर से। मतलब सवाल ये है कि ये लोग इतनी बड़ी चोरी कर कैसे रहे थे और AI ने इसे पकड़ा कैसे? ये कचोड़ ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके अपना रहे थे। जैसे ग्राहकों से नकद में पैसे लेकर बिलों को सिस्टम से पूरी तरह डिलीट कर देना। अच्छा। या फिर बिल बनने के बाद सिस्टम में पीछे से घुसकर उसके मूल्य को कम कर देना, या अपनी बिक्री के मुख्य सर्वर से पूरा का पूरा डाटा ही उड़ा देना। बाप रे, तो इंसान तो इसे पकड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान मैनुअल रूप से इतने लाखों बिलों की जांच कैसे कर सकता है? तो यहाँ AI ने एक डिजिटल जासूस का काम किया। एकदम सही। AI ने किसी एक जगह के डेटा पर भरोसा नहीं किया। उसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के गेटवे, स्विगी जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी एप्स का डाटा, GST रिटर्न्स और बैंक खातों की जानकारी, इन सबको एक साथ मिलाया। ओहो, मतलब पूरा इकोसिस्टम खंगाल दिया। हाँ, AI ने हर रेस्टोरेंट की एक 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार की। तो विसंगति कैसे पकड़ी? मान लीजिए अगर किसी रेस्टोरेंट का बैंक खाता कह रहा है कि उसके पास महीने के 50 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसका टैक्स रिटर्न कह रहा है कि सिर्फ 10 लाख की बिक्री हुई है। तो बाकी के 40 लाख गायब? बिल्कुल। AI ने तुरंत इस एनोमली को पकड़ लिया। ये तकनीकी दक्षता के नजरिए से तो मतलब बहुत ही शानदार है, लेकिन यहाँ एक डर भी पैदा होता है। आप प्राइवेसी की बात कर रही हैं? हाँ, सरकार के पास अब नागरिकों और व्यापारियों का इतना विस्तृत और सूक्ष्म वित्तीय डेटा मौजूद है। क्या ये डेटा प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये एक बेहद वाजिब चिंता है। जब आप AI को इतना अधिकार देते हैं कि वो किसी के भी जीवन की पूरी वित्तीय कुंडली खंगाल सके, तो आप निजता के अधिकार की सीमाओं को भी छू रहे होते हैं। बिल्कुल, एक लाइन क्रॉस हो सकती है। देखिए, दक्षता और निगरानी के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा कानूनी ढांचा इस डेटा को दुरुपयोग से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत है? हमें कर प्रवर्तन यानी टैक्स एनफोर्समेंट और नागरिकों के निजता के बीच एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन खोजना होगा। और जब बात राज्य की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों की आती है ना, तो हम स्वाभाविक रूप से राज व्यवस्था और कानूनों की ओर मुड़ जाते हैं। बिल्कुल, पॉलिटी तो हमेशा से कोर रहा है। हाँ, और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने एक नया और सख्त कानून पारित किया है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026। मैंने पढ़ा कि ये मुख्य रूप से धर्मांतरण विरोधी कानून है। जी हाँ, ये नया विधेयक राज्य के पुराने 1968 के कानून की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बलपूर्वक, धोखाधड़ी से या प्रलोभन देकर किए गए अवैध धर्मांतरण को रोकना है। अच्छा, सजा के क्या प्रावधान है इसमें? इसमें सजा के प्रावधान बहुत सख्त कर दिए गए हैं। न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसमें एक शब्द है जिस पे मेरा ध्यान सबसे ज्यादा गया। कहाँ? प्रलोभन। हाँ, एल्यूरगिंट। देखिए, अगर कोई किसी को डरा धमकाकर धर्म बदलवा रहा है, तब तो बात बिल्कुल साफ है कि वो एक अपराध है। लेकिन प्रलोभन बहुत ही व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मिशनरी हॉस्पिटल है जो किसी पिछड़े इलाके में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं या मुफ्त शिक्षा दे रहा है। ठीक है। और उससे प्रभावित होकर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है, तो क्या वो कानूनी रूप से प्रलोभन माना जाएगा? ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया लगता है मुझे। आपने बिल्कुल उस कानूनी पेच को पकड़ लिया है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। इस नए विधेयक में प्रलोभन की परिभाषा को बहुत व्यापक बनाया गया है। इसमें न केवल नकद पैसा देना शामिल है, बल्कि नौकरी का प्रस्ताव, मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधा। अच्छा, ये सब भी प्रलोभन में आएगा? हाँ,
बेहतर जीवन शैली का वादा या विवाह का झांसा देना भी प्रलोभन के दायरे में लाया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव या लालच के अपना धर्म बदलना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसके लिए इस कानून में पूर्व सूचना यानी प्रायर इंटिमेशन का प्रावधान है। ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को धर्मांतरण से एक निश्चित समय पहले सक्षम प्राधिकारी जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट को एक औपचारिक सूचना देनी होगी कि वो स्वेच्छा से धर्म बदल रहा है। अगर हम इसे संवैधानिक नजरिए से देखें तो ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 25 जो आर्टिकल 25 है उसके मूल में जाता है। बिल्कुल, जो हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। एकदम सही। और यही अदालतों के सामने असली परीक्षण होगा। देखिए, संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन वो निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं है। ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। हाँ, पब्लिक ऑर्डर के सब्जेक्ट है। तो अदालत को ये तय करना होगा कि क्या प्रलोभन की इतनी व्यापक परिभाषा किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस उसमें अनुचित हस्तक्षेप तो नहीं कर रही है। दोनों पक्षों के अपने तर्क होंगे। हाँ, राज्य का तर्क है कि कमजोर वर्गों को धोखे से बचाना उसकी जिम्मेदारी है, जबकि आलोचकों का कहना है कि ये कानून राज्य को व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा दखल देने का अधिकार देता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कानूनी बहस लंबे समय तक चलेगी। बिल्कुल चलेगी। कानून और व्यवस्था की बात करें तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और अहम खबर है जो पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित है। आप वनतारा की बात कर रही हैं? हाँ, हाल ही में रिलायंस के वनतारा इनिशिएटिव को लेकर एक विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वनतारा, जो कि एक विशाल पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है, उसके खिलाफ एक PIL दायर की गई थी। आरोप क्या था उनका? याचिकाकर्ता का आरोप था कि विदेशों से जानवरों को लाने में साइट्स यानी जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसके नियमों का उल्लंघन हुआ है। अच्छा। और उनका कहना था कि ये जानवरों के प्रति क्रूरता है। लेकिन कोर्ट ने तो इस याचिका को खारिज कर दिया और मुझे कोर्ट की एक टिप्पणी बहुत दिलचस्प लगी इस मामले में। हाँ, कोर्ट की वो टिप्पणी पर्यावरण न्यायशास्त्र यानी एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी जंगली जानवर को सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों जैसे साइट्स उनका पालन करते हुए कानूनी रूप से आयात किया गया है, ठीक है, और उसे एक विश्व स्तरीय सुविधा में रखा गया है, तो उसे उस स्थापित पर्यावरण से बार बार हटाना या उसकी जांच करना ही उसके लिए वास्तविक क्रूरता होगी। मतलब उसे बार बार डिस्टर्ब करना ही असली क्रूरता है। बिल्कुल। ये फैसला वन्यजीव संरक्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक तरह से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ये दिखाता है कि संरक्षण के तरीके अब सिर्फ सरकारी चिड़ियाघरों तक सीमित नहीं है। एकदम सही। खैर, इन तमाम बड़ी चर्चाओं के बीच मेरे पास एक छोटी लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बहुत चिंताजनक खबर है। जी, बताइए। मिजोरम में पुलिस ने 6 यूक्रेनी नागरिकों और एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। वे बिना प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी बिना PAP के म्यांमार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई साधारण घुसपैठ का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। म्यांमार इस समय एक भयंकर गृह युद्ध से गुजर रहा है। वहां सेना और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच लगातार संघर्ष जारी है। हाँ, स्थिति बहुत खराब है वहां। तो ऐसे संवेदनशील समय में विदेशी नागरिकों का हमारी पोरस और खुली सीमाओं का इस्तेमाल करके वहां जाने की कोशिश करना, ये हमारे सीमा प्रबंधन यानी बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा अलार्म है। और मैंने पढ़ा कि यूक्रेन के दूतावास ने कॉन्सुलर एक्सेस की मांग भी की है। हाँ, और इसी वजह से ये अब एक स्थानीय पुलिस के मामले से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मुद्दा बन गया है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक फ्रेम में रख कर देखें ना, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि आज के समय में दुनिया एक बंद डिब्बे में नहीं चलती। मिडिल ईस्ट में तेल के रास्ते बंद होते हैं तो भारत का छोटा व्यापारी संकट में आ जाता है। बिल्कुल। अंतरिक्ष में अगर हमारे सैटेलाइट की घड़ी 1 माइक्रोसेकंड पीछे हो जाती है तो जमीन पर हमारी सामरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। एकदम सही। और तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है कि एक रेस्टोरेंट के बिल से अरबों का टैक्स घोटाला सामने आ जाता है। मतलब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए इन डॉट्स को कनेक्ट करना ही असली समझदारी है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आज हमने देखा कि कैसे बाहरी संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं,
कैसे नेविगेशन के लिए विदेशी उपकरणों पर निर्भरता हमें कमजोर कर सकती है, और कैसे एआई हमारी गवर्नेंस का बुनियादी ढांचा बदल रहा है। विचार करने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, उसका असली पैमाना क्या है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ हमारी भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित है, या फिर आने वाले भविष्य में एक राष्ट्र की सच्ची आज़ादी इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके पास खुद का डेटा, खुद का नेविगेशन सिस्टम और खुद की ऊर्जा आत्मनिर्भरता कितनी है? अगर आपके पास अपना खुद का टेक और ईंधन नहीं है, तो क्या आपकी मजबूत भौतिक सीमाएं आपको वास्तव में आजाद रख पाएंगी? ये सचमुच झकझोर देने वाला विचार है। संप्रभुता अब सिर्फ कंटीले तारों वाली सरहदों पर तय नहीं हो रही, बल्कि सर्वर्स, अंतरिक्ष के उपग्रहों और सप्लाई चेन्स में तय हो रही है। बिल्कुल। मैं हमारे सभी श्रोताओं से कहूंगी कि वो आज के इस अंतिम विचार पर खुद से मंथन जरूर करें, क्योंकि सूचनाएं तो हर जगह उपलब्ध है ना? लेकिन असली ज्ञान वो है जब आप उस सूचना को सोच की भट्टी में तपाकर अपना नजरिया बनाते हैं। एकदम सही बात है। इसी के साथ आज के इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। दुनिया को पढ़ते रहिए, डॉट्स को जोड़ते रहिए और सबसे जरूरी, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।